आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक बेंगलुरु का ट्रिपल मर्डर केस, जहाँ पर एक ही रूम के अंदर 3 लोगों की लाश मिलती है और मारने वाला और कोई नहीं, उसके अपने ही घर का ही यानी अपना खून ही होता है। कौन होती है वो एंड आखिरकार उसने क्यों मारा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस पूरी कहानी में। और ये कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख और भी देती है कि किस तरह से कर्ज इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि वो अपने ही लोगों को मार दे। यहाँ से आपको थोड़ा हिंट मिल गया होगा कि इस केस में आखिरकार हुआ क्या होगा। अपने ही लोगों ने अपने लोगों को मारा होगा, तो ऑफकोर्स किसी फैमिली मेम्बर्स ने ही अपने फैमिली मेम्बर्स को मार दिया होगा। तो यही केस है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे इस केस के अंदर, इस वीडियो के अंदर, एंड समझेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बेंगलुरु का शाही ग्रीन अपार्टमेंट 22 जून 2026 रात के लगभग 9 बज रहे होते हैं। शाही ग्रीन अपार्टमेंट में रूम से एक भागते भागते एक आदमी निकलता है। उसके शरीर के ऊपर खून के धब्बे होते हैं। वो भागते भागते चिल्ला रहा होता कि कोई मेरी मदद करो। हालांकि वो ये बात किसी और लैंग्वेज में बोल रहा होता, लेकिन मैं तुम्हें हिंदी में पूरी स्टोरी समझाऊंगा। और जैसे ये आवाज़ आसपास में रहने वाले लोगों को सुनाई देती है, तो वो सभी उधर दौड़ते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, वो खून से लथपथ लड़खड़ाते हुए किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए लग रहा है कि वो भाग रहा है, एंड वो नीचे गिर जाता है। तभी बहुत सारे लोग उसके पास जाते हैं एंड उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी बस 2 लोगों का नाम लेता है, वहीं पर वो ख़त्म हो जाता है। श्वेता एंड केनित। कौन थे ये 2 लोग? उसके बाद जो लोग होते हैं वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, एंड पुलिस वहाँ पर आती है, उन सब लोगों को साइड कर देती है ताकि कोई भी एविडेंस ख़राब ना हो पाए वहाँ पर। एंड पुलिस अपना जांच करना स्टार्ट कर देती है। वो लाश को थोड़ा देखती है, परखती है। उसके बाद फ़ोटो वोटो खींचने के बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस में भेज देती है हॉस्पिटल। एंड उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वहाँ पर, वो जो कि वो आदमी किसी कहीं से भागते भागते आ रहा था, तो वो खून के धब्बे का पीछा करते करते एक अपार्टमेंट के सामने पहुँचते हैं। वो सोचते हैं शायद इस अपार्टमेंट के अंदर कुछ मिल सकता है हमें। तो अपार्टमेंट के अंदर वो घुसते हैं। जैसे ही पुलिस उसके अंदर जाती है, पुलिस और भी ज़्यादा मतलब शॉक हो जाती है कि वो देखती है कि अपार्टमेंट के अंदर और भी 2 लाशें हैं, 2 औरतों की लाशें। ये देख करके पुलिस मतलब माथा खराब हो गया पुलिस का कि भाई, उनको लगा था कि एक मर्डर है, लेकिन यहाँ पर 3 3 मर्डर केसेस है। इसके बाद पुलिस को थोड़ा शक होता है। थोड़ा ये मतलब पुलिस ये सोचती है, क्या ये तीनों का कनेक्शन है आपस में? क्या ये तीनों आपस में इधर के मर गए, या फिर कोई चौथा इंसान है जो कि इन तीनों को मार के यहाँ से भाग गया? उसके बाद पुलिस थोड़ा जांच-बीच करती है। इन लोगों से, आसपास के लोगों से पूछती है, क्या आप ये तीनों को पहचानते हो? तो सब लोग मना कर देते, कहते हैं हम तो इनको नहीं जानते हैं। तो बेंगलुरु जैसे शहर में अक्सर ये होता है कि लोग आसपास में रहने वाले लोगों को भी नहीं पहचानते हैं। हमारा और आपका शहर छोटा है, छोटा होता है। अब अगर कहीं गाँव में रह रहे हो या फिर किसी छोटे शहर में रह रहे हो, छोटे से मोहल्ले में रह रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि हम लोग पूरे मोहल्ले के लोगों को जानते हैं कि भाई कौन कहाँ रहता है। लेकिन बेंगलुरु जैसे, मुंबई जैसे बड़े-बड़े सिटीज़ के अंदर जो कि लोग फ्लैट में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ बिजी होती है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ फास्ट ट्रैक पे चल रही होती है। उनको पता भी नहीं होता है कि उनके पास ही वाले रूम में कौन रह रहा है। तो अक्सर ये होता है। तो ये लोग थोड़ा-सा मतलब कोई कुछ ठीक से कुछ बता नहीं पाता है कि हम लोग नहीं जानते कि ये लोग यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। उसके बाद पुलिस जो भी होती है उन सबको एम्बुलेंस में 2 लाश अंदर मिली थी, पोस्टमार्टम के लिए उनको भी भेज देती है। एंड उसके बाद पुलिस अपनी जाँच आगे बढ़ाती है। वहाँ पे ही वो आस-पास के लोगों से पूछताछ करती है कि आपने रात को कुछ सुना नहीं? आपके पास ही में 3 मर्डर हो गए एंड आपको कुछ सुनाई नहीं दिया? तो लोगों ने साफ-साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनी कि आपने किसी को, ऐसे इंसान को जो कि आप यहाँ पे अक्सर ना आता हो, वो यहाँ पे आया हो, आपने ऐसे किसी इंसान को भी देखा है? तो सभी ने मना कर दिया कि हमने नहीं देखा है। तो अक्सर क्या होता है ना कि बेंगलुरु जैसे शहर में, जहाँ पर ऐसे लाइफ बहुत ज़्यादा लोगों की बिज़ी होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट टाइम में चल रही होती है, तो वहाँ पर लोग इन सब फालतू के लफड़ों में पड़ना भी नहीं चाहते हैं। अगर कोई बोल भी देगा कि हाँ, मैंने कुछ सुना था, तो फिर उसको लेके जाइए पहले थाने। उससे पूछताछ करेगी कि भाई बताओ तुमने क्या सुना? तुम वहाँ गए क्यों नहीं? क्या कर रहे थे तुम? मतलब बहुत सारा दुनिया का लफड़ा है भाई, अपना फालतू का टाइम बर्बाद करना हो जाता है। तो ऐसे केसेस से पुलिस बहुत ही ज़्यादा बचते हैं किसी को कुछ बताने से। अगर उन्होंने किसी को कुछ करते हुए देखा भी होगा शायद वो कुछ ना बताए, क्योंकि भाई लाइफ ऐसे ही बहुत ज़्यादा बिजी चल रही होती है लोगों की, और कौन मतलब झंझटों में पड़े दूसरे के। तो अक्सर ये होता है। उसके बाद पुलिस कैमरा वैमरा चेक करवाती है, तो पुलिस को कैमरे में कुछ खास दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। उनको बस दिखता है कि एक औरत और एक आदमी 2 बड़े-बड़े सूटकेस जैसे चीज़ों को लेकर के फ्लैट के अंदर जा रहे होते हैं। एंड उसके बाद पुलिस मतलब फ्लैट के ओनर को पता करती है कि कौन है, कौन इस रूम के अंदर रहता है। तो पता चलता है कि श्वेता एंड केनित नाम करके 2 दंपत्ति हैं, यहाँ पर रहते हैं। मतलब वो दोनों यहाँ पर रह रहे होते हैं। एंड ये तीनों फिर कौन थे? कि ये तीनों बाहर से यहाँ पर आए थे। फिर आखिरकार वो दोनों है कहाँ आखिर अभी? क्योंकि ये तीनों को तो लाश यहाँ पर मिली, लेकिन वो दोनों गायब थे वहाँ पर। उसके बाद तो पुलिस उन तीनों का नंबर वंबर निकालती है कि नंबर वंबर दे दो। एंड उसके बाद पुलिस फ़ोन लगाती है, लेकिन उन दोनों का ही नंबर स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद पुलिस अपने काम में जुट जाती है एंड वो थोड़ा सबूत वबूत इकट्ठा करते हैं,
वाले को वहाँ पर बुलाती है, वो फोरेंसिक जांच वहाँ पर चलता है। एंड फोरेंसिक जांच वाले वहाँ बताता है कि यहाँ पर काफ़ी देर तक मारपीट हुई है, काफ़ी सारी चीज़ों में मतलब टकराव दिख रही है। एंड कोई भी यहाँ पर ज़बरदस्ती तो रूम के अंदर नहीं आया है, क्योंकि कुछ किसी भी रूम का ताला टूटा हुआ नहीं है, किसी भी चीज़ का ताला टूटा हुआ नहीं है। एंड चोरी के भी लिए कोई यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी चोरी नहीं नहीं दिख रही है, कोई भी इधर उधर चीज़ें टूटी फूटी नहीं है। बस आपस में लड़ते हुए जो चीज़ें टूट गई सो वो टूट गई। एंड यहाँ पर बॉडीज़ को घसीटा भी गया है, पुलिस ने यहाँ तक बताया। उसके बाद पुलिस उस रूम को सील कर देती है। एंड जो भी एविडेंस एविडेंस होते हैं उन सबको लेकर के चली जाती है वहाँ से। पुलिस उसके बाद अपनी जांच आगे बढ़ाती है। वो श्वेता और केनिथ को ढूंढ रहे हो तो आखिर वो दोनों है कौन, और इन उन दोनों का इन तीनों से क्या रिलेशन है। पुलिस इन सब सवालों से ही जूझ रही होती है कि आखिरकार ये तीनों कौन है, तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, एंड तीनों को ही क्यों मार दिया, वो भी एक ही रूम के अंदर। कई तीनों आपस में ही लड़ रहे होते हैं, और ये लड़ रहे तो श्वेता और केनित कहाँ थी, क्योंकि रूम तो उनका था, उनके पास इस रूम की चाबी भी होगी। तो पुलिस के पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन एक भी जवाब नहीं था। उसके बाद थोड़ी जांच आगे बढ़ती है। एंड उस जो तीनों विक्टिम होते हैं उन सबकी पहचान सामने आती है। तो पता चलता है कि एक का नाम था, जो कि आदमी बाहर आया था भागते भागते, उसका नाम था सोम सुंदर, जिसकी उम्र 52 साल थी। एंड दूसरी जो कि एक औरत की लाश मिली जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, उसकी उम्र लगभग 48 साल थी, उसका नाम था मत्तू लक्ष्मी। एंड एक और जो कि लाश मिली थी लगभग लगभग 20 साल की लड़की की दिख रही थी, वो थी सुप्रिया, इन दोनों की बेटी। जी हाँ, ये तीनों फैमिली थे। एंड जब पुलिस थोड़ी सी और जांच करती है तो पता चलता है कि जो भी श्वेता और केनित का नाम लिया गया था वो और कोई नहीं, श्वेता उसकी बेटी थी एंड केनित उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड था। तो आखिरकार ये दोनों थे कहाँ। इससे पुलिस को यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि ये तीनों मतलब कौन थे, एंड इस रूम के अंदर रहने वाले भी कौन है, उनका आपस में क्या रिलेशन है। पुलिस को ये सब तो पता चल गया, लेकिन पुलिस अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि भाई ये दोनों है कहाँ, इन दोनों को ढूंढ के निकालो। पुलिस इन दोनों का फ़ोन ट्राई करती है काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक भी दोनों का फ़ोन लगता ही नहीं है। उसके बाद पुलिस जांच करते करते सोम सुंदर के घर पहुंचती है। वहां पर जब पुलिस लोगों से बातचीत करती है, वहाँ के आसपास के लोगों से, तो वो बताती है कि श्वेता तो काफ़ी दिन पहले, काफ़ी महीनों पहले अपने माँ का घर छोड़ करके केनित के साथ कहीं रहने चली गई थी। वो दोनों दोनों काम करते थे, वो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। एंड दोनों मतलब अच्छा काम कर रहे थे। और उसके और उसके माँ के बीच में आपसी काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते थे, जिसको लेकर के फिर वो एक दिन यहाँ से चली गई। तो पुलिस ने जब पता किया क्या इस बात को लेकर के झगड़ा होता था, तो कुछ पहले तो कुछ लोग कुछ बताते हैं, लेकिन जब पुलिस थोड़ा और भी जांच करती है तो कुछ तो लोग होते ही है ना, जो जिनको चुल होती है कि हाँ हम सच बता देंगे। तो ऐसे में किसी ने बता दिया था कि केनित को लेकर के उसकी माँ का और श्वेता का आपस में झगड़े चलते रहते थे। उसकी माँ केनित को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहती थी। हालांकि शुरुआती दौर जब समय में उसकी माँ और श्वेता में केनित को लेकर झगड़े नहीं होते थे, वो सभी इस रिलेशन को लेकर के ठीक ही थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो क्या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन श्वेता की माँ और श्वेता में झगड़े बढ़ते चले गए। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया था कि श्वेता के घर अक्सर बैंक वाले आते रहते थे रिकवरी के लिए। लोगों का ये कहना था कि श्वेता के ऊपर काफ़ी सारे लोन्स थे। श्वेता की माँ का ये मानना था कि जितने भी लोन है वो सब केनित की वजह से है उसकी बेटी के ऊपर। अक्सर बैंक वाले तो उसके घर पाते ही रहते थे, जिससे उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ गया। एंड इसी को लेकर के श्वेता और उसकी माँ के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिससे परेशान होकर के श्वेता केनित के साथ अलग जगह पर रहने लगी। उसके बाद जब पुलिस वाले बैंक में जाकर के पता करते हैं तो पता चलता है कि सच में उसके ऊपर लगभग 30 लाख के लोन्स थे। एंड फिर पुलिस को समझ में आता है कि इसमें क्या हो कि तो पुलिस को इस केस में एक और एंगल मिलता है। हो सकता है कि फाइनेंशियल रीजन की वजह से कुछ ऐसा हुआ हो एंड सब कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी खुद पुलिस कह नहीं सकती थी, क्योंकि श्वेता अभी तक मिली नहीं थी और उनके पास अभी तक कोई ऐसा सबूत भी नहीं था। अब पुलिस के पास बस दो ही काम थे, एक तो और भी ज़्यादा सबूत इकट्ठा करना, दूसरा सबसे बड़ा काम कि श्वेता और केनित को किसी भी तरीके से ढूंढा जाए। इसके लिए पुलिस अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। काफ़ी छानबीन के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि श्वेता पौंडीचेरी में मिल सकती है। उसके बाद पुलिस जो होती है बेंगलुरु पुलिस, वो पौंडीचेरी पुलिस के साथ मिल करके श्वेता को ढूंढती है एंड एक दिन श्वेता मिल भी जाती है। उसके बाद पुलिस उसको लेकर के जाती है एंड उससे पूछताछ करती है, तो श्वेता सब कुछ बताना स्टार्ट कर देती है। वो रोते रोते कहती है कि हाँ मैंने ये सब किया है। वो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने इन सब के साथ ही मतलब किया जो भी किया। एंड उसके बाद वो कहती है कि इसमें केनित का कोई भी दोष नहीं है। तो पुलिस उसे पूछती है तुमने कैसे क्या किया, तुम्हें पूरा डिटेल में बताओ। तो कहती है कि अक्सर मेरी माँ मुझसे झगड़ा करती थी केनित को लेकर के। वो हर बात में मुझे टोका करते थे कि तुम ये मत करो, ये ऐसा करो वैसा करो, जिससे मैं परेशान हो गई थी। और इसी वजह से मैं अपने माँ का घर छोड़ करके यहाँ पर केनित के साथ रहने लगी थी लिविंग में। एंड मेरी माँ इस बात से मुझसे नाराज रह गई थी कि मैं केनित के साथ क्यों रहती हूँ। वो चाहती थी कि मैं केनित के साथ ना रहूँ। इसको लेकर के हमारे बीच अक्सर झगड़े फगड़े चलते रहते थे।
एंड एक दिन मेरी माँ बाप मेरे घर पे आने वाले थे इसी झगड़े को मतलब इसकी के ऊपर बात करने के लिए। तो वो लोग मेरे घर पे आते हैं एंड वो फिर से मेरी माँ केंट के बारे में उल्टा पल्टा बोलने लगती है। मैं कभी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ और वो फिर से मुझे ताने देती है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं अपना अपना आपा खो देती हूँ और एक चाकू उठा करके अपने माँ को ख़त्म कर देती हूँ। किनित का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं है। कहीं दूसरे रूम में हेडफोन लगा करके कुछ कर रहा होता है और उसने मेरी कोई भी मदद नहीं की। तो पुलिस कहती है कैसा कैसे हो सकता है कि केनिथ ने कुछ ना किया हो और तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पर आती है, तुम उसे मार देती हो, कोई भी आवाज़ ना सुना। तो वो कहते हैं कि केनिथ हेडफोन लगा करके काफ़ी ज़्यादा आवाज़ में गाने सुन रहा होता है। तो पुलिस कहती है ठीक है, केनिथ कहाँ है? तो वो मना कर देती है क्योंकि मुझे नहीं पता केनिथ कहाँ है। ये सब होने के बाद मैं केनिथ बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मैं केनिथ अलग रहने लगे उसके बाद से ही। और हम मुझे नहीं पता केनिथ कहाँ है। और फिर पुलिस कहती है तुमने ठीक है अपनी माँ को गुस्से में मार दिया, पर तुम्हारे बाप और बहन इनका क्या दोष था? तो श्वेता कहती है कि मेरी माँ को मारने के बाद मेरे पापा और मेरी बहन उनको ढूंढते ढूंढते मेरे पास चले आए एंड उन दोनों ने मुझे देख लिया था इस हालत में। मैं घबरा गई थी, मैं क्या करूँ क्या करूँ। उसके बाद मैंने उन दोनों को भी ख़त्म कर दिया। वो फिर से कहती है कि इसमें केंट का कोई भी दोष नहीं है, जो भी किया मैंने किया है और मैंने गुस्से में कर दिया है, डर में कर दिया है। इसमें केंट ने कुछ नहीं किया है, केंट निर्दोष है। उसने बस लाशों को इधर से उधर करने के लिए थोड़ी सी हेल्प की थी जब ये सब चीज़ें हो गई थी। तो ठीक है, वो कहते हैं कि पुलिस ठीक है सिवाय केंट के बारे में तुम बता दो, हम केंट से पूछताछ कर लेंगे। अगर तुम्हारा केंट निर्दोष है तो उसे छोड़ देंगे। किस पता केंट के बारे में साफ मना कर देती है, कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है केंट कहाँ है नहीं है। कहते हैं तुम अगर नहीं भी बताओगे तो फिर भी हम उसे ढूंढ ही निकालेंगे और उसको तो अगर कुछ पता चल गया तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा होगा उसके साथ। लेकिन उसको पता है फिर भी कुछ नहीं बताती है केनिथ के बारे में। उसके बाद पुलिस केनिथ को ढूंढने में लग जाती है। केनिथ को ढूंढते ढूंढते पुलिस को ये पता चलता है केनिथ का एक और फ्लैट है बेंगलुरु में ही एंड वहाँ का भी रेंट वो दे ही रहा होता है। तो पुलिस ये सोच कर शौक हो जाती है कि बेंगलुरु जैसे महंगे शहर में कोई 2 फ्लैट क्यों लेकर के बैठा हुआ है रेंट पर। जब पुलिस थोड़ी देर और जांच करती है तो पता चलता है कि ये फ्लैट बस कुछ दिन पहले ही लिया गया था। एंड जब पुलिस उस फ्लैट के अंदर जाती है तो उनको वहाँ पर ड्रम्स मिलते हैं 2 बड़े बड़े, जिससे पुलिस का शक और भी ज़्यादा केंट के ऊपर बढ़ जाता है कि ड्रम्स यहाँ क्या कर रहे हैं। एंड पुलिस जब थोड़ा सा उस रूम के अंदर और भी जांचें करती है तो उनको वहाँ पर कुछ कटर्स भी मिलते हैं, हथौड़े भी मिलते हैं। उसके बाद पुलिस समझ जाती है कि यहाँ पे क्या होने वाला था। और जो श्वेता कह रही है कि केंट ने कुछ नहीं किया, ये एकदम झूठ है क्योंकि यहाँ पर ड्रम और ये कटर्स क्या कर रहे हैं। पुलिस को समझ में आ गया कि इनका प्लान पहले से ही फिक्स था कि ये अपने माँ बाप को ख़त्म करेंगे एंड उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर करके बॉडी को किसी भी तरह से छुपा देंगे। पुलिस को ऐसा समझ में आ गया था। उसके बाद पुलिस कहीं तो ढूंढती है, पुलिस कहीं लेकिन मिलता नहीं है। पुडुचेरी पुलिस एंड बेंगलुरु पुलिस मिल करके काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद लगभग 27 जून को कहीं पकड़ा जाता है। उसके बाद उसे भी उठा करके लेके आती है पुलिस एंड उससे पूछताछ करती है। कहते बताओ तुमने क्यों किया और कैसे किया, जो कि श्वेता ने पहले बताया था कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी। एंड जब केंट बताता है चीज़ों को तो केंट की बातें या श्वेता की बातें में एक कोई भी मतलब मेल था ही नहीं। दोनों अलग अलग चीज़ें बता रहे थे उस दिन क्या हुआ था। मतलब पुलिस को यही समझ में आ गया कि भाई दोनों अपनी अपनी कहानियां बना रहे हैं बस, कि दोनों को अलग अलग रख करके पूछा गया था तो दोनों की कहानियां पूरी अलग थी। जब पुलिस समझ गया कि भाई ये दोनों ने सब चीज़ किया है, जब पुलिस उन दोनों को फिर से पूछताछ करती है एंड पीटती है अच्छे से, उसके बाद दोनों सच बताते हैं। तो वो कहते हैं कहाँ हमने ये सब प्लान करके किया था। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा परेशान थे ऐसे ही, क्योंकि वो अक्सर केंट को लेकर के मुझसे लड़ा करती थी। केंट भी उससे गुस्सा और था। उसके बाद मैंने ये केंट ने प्लान किया कि क्यों ना इन सबको ख़त्म कर दिया था। कहते तो आपका मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई इतना ज़्यादा गुस्सा कि कोई अपने माँ बाप और बहन को ख़त्म कर दे। तो कहानी कुछ और थी। जब केनिथ से इन सब चीज़ों के बारे में पूछा गया तो केनिथ कहता है कि हमारे ऊपर काफ़ी सारे लोन्स हो गए थे, कर्जे हो गए थे, ड्यूस हो गए थे बैंक के एंड बैंक वाले में बार बार फ़ोन कर रहा था। हम इससे परेशान हो गए थे पूरी तरह से। तब मैं सोचा क्यों ना श्वेता के माँ बाप को ख़त्म कर दिया जाए और उनकी जितनी प्रॉपर्टीज है उन सबको ले लिया जाए एंड फिर हम अपने लोन से निकल सकते थे। तो हमारा प्लान सिंपल ये था कि उन सबको ख़त्म करेंगे, पूरी प्रॉपर्टी को अपने अंदर लेंगे एंड फिर उनको बेच करके जितने भी लोन्स है उन सबको चुका देंगे और जो भी करेंगे। बस उनका यही रीज़न था। तो यहाँ पर मर्डर की वजह बनी थी फाइनेंशियल रीजंस। इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था इन दोनों के ऊपर कि ये दोनों इतना मजबूर हो गए थे कि किसी भी इनके सामने मतलब ये एक रास्ता था ये अपने माँ बाप को भी ख़त्म कर दे। तो आपके संबंध में ये सवाल भाई इनके ऊपर इतना कर्ज हो क्यों गया, क्या रीज़न था कि इन दोनों ने इतना कर्ज ले लिया। तो आपको बता दूँ इन दोनों ने मिल करके एक स्टार्टअप किया था एंड वो स्टार्टअप फेल हो गया पूरी तरह से। इसके बाद इन दोनों के ऊपर इतना बड़ा कर्ज हो गया था एंड इसके बाद इनको समझ नहीं आया था कि क्या करें ना करें। बैंक बार बार फ़ोन कर रहे थे इनको, इनके ऊपर ड्यूस पे ड्यूस हो रहे थे। इससे ये लोग परेशान होकर के फ्रस्ट्रेशन में आकर के मतलब ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग फिर ये सब कर देंगे। मतलब
क्या ही बोलूँ, उस स्टोरी को सुनने के बाद मैं मतलब पूरी तरह से घबरा गया कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? कुछ पैसों के लिए अपने माँ बाप, अपनी बहन तक को ख़त्म कर दे कोई। भाग्यवाद स्टे सेफ। इस दुनिया में किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कौन क्या करे ना करे। तो अपनी जिम्मेदारी आप खुद ले। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलते हैं फिर। जय हिंद।